मैं अपने सभी जितने भी श्रोतागण हैं, मेरे हमारे लिसनर्स हैं जो आज हमारे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं अभी, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मौलिक सिसोदिया है और मैं राजस्थान के सूखे ग्रस्त जो इलाके हैं उनमें एक छोटा सा संगठन है हमारा तरुण भारत संघ, यंग इंडियंस एसोसिएशन। तो वो जो तरुण भारत संघ है उसका मैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हद से मैं उस पर जुड़ा हुआ हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ अपने तरुण भारत संघ का। और तरुण भारत संघ का जन्म करीब 40 साल पहले हुआ 1975 में, जब वाटरमैन राजेंद्र सिंह उन्होंने उसकी स्थापना करी। और उन्होंने फिर उस तरुण भारत संघ को क्या होना चाहिए, देश में कौन सी त्रासदियां हैं, किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, उसको एक राह दिखाई, उसको रास्ता दिखाया। और मुझे लगता है कि उन्हें भी कैसे वो एक एक डॉक्टर से किस तरीके से वो वाटरमैन बने, वो अपने आप में एक कहानी है। कि क्योंकि बेसिकली वो एक आयुर्वेद आचार्य थे और वो राजस्थान में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे। और लेकिन जब उस जॉब में उनका सिलेक्शन हुआ और करीब 1 डेढ़ साल बाद उन्हें लगा कि वो किसी एक बहुत बड़ी मशीनरी का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ पर वो सीधा समाज के साथ जुड़े और समाज के लिए कुछ कर सकें। और शायद इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि उनका जो बचपन था वो जेपी प्रकाश नारायण जैसे जो लीडर थे, उनके उन उस पीढ़ी के साथ ना एक आइडियल थे एक्चुअली, उनके सामने आदर्श थे, जो शायद मुझे लगता है हमारी पीढ़ी के सामने भी उतने नहीं रहे। उनके सामने विनोबा भावे थे, गांधी जी तो बहुत पहले चले गए थे, लेकिन गांधी जी के जस्ट बाद वाली जो एक नए उभरते जो जो लीडरशिप थी, जिन्होंने इस देश के युवाओं को संभाला और उनको तराशा और उनको रास्ता दिया, तो मुझे लगता है उसमें विनोबा भावे रहे, राम प्रकाश लोहिया रहे, जेपी प्रकाश नारायण रहे। तो उस तरह की जब आइडल्स के साथ अगर उस दौर की युवा पीढ़ी को रहने और सीखने का मौका मिले तो उसका असर पड़ता है। तो क्योंकि राजेंद्र सिंह जी उनके बनाई हुई, जेपी नारायण की बनाई हुई युवा वाहिनी के हिस्सा थे, तो ये तो साफ था कि वो शायद बहुत लंबे किसी एक सिस्टम में रहकर काम शायद नहीं कर पाते, और उनको था कि वो सीधा समाज से जुड़ना चाहते थे। तो फिर वो अपनी नौकरी छोड़कर वो चले गए और उन्होंने कि भाई कहाँ जाना है ये भी तो नहीं पता था। ठीक है, सीधा समाज से जुड़ना है, लेकिन वो कौन सा समाज होगा, उस समाज की दिक्कतें क्या हैं, उसके बारे में नहीं पता था। उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, वो लेकिन काम कर रहे थे राजस्थान में। तो एक दिन वो क्या करते हैं, जब जिस दिन उन्होंने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, वो 2 अक्टूबर तारीख थी और उसको वो तय करते हैं कि मुझे अब आज वो जयपुर में एक जगह है चांदी की टकसाल, जहां पर राजा महाराजाओं के टाइम पर चांदी की टकसाल टकसाल कहते हैं जहां पर मोहरे बनती थी, तो चांदी की मोहरे जहां से बनती थी उस जगह को चांदी की टकसाल कहते हैं। वहां से एक बस चलती थी, तो उन्होंने क्या किया, वो उस बस में बैठ गए और उस बस में बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो इस बस का आखिरी स्टॉप होगा मैं वहां जाकर उतर जाऊंगा और वहां मुझे देखना है कि जिंदगी कहाँ मुझे ले जाती है, मुझे वहां के समुदायों के साथ क्या करना है। वो बस करते करते पहुंची किशोरी गांव में। रात का टाइम था, करीब 8 बजे हुए थे। वो किशोरी गांव में पहुंची, वो उस बस का आखिरी स्टॉप था। और वो मुझे लगता है राजेंद्र सिंह जी के जीवन की एक महाप्रायण का और महा तपस्या का पहला बिंदु था। उस बस का वो आखिरी स्टॉप था, लेकिन उनकी जिंदगी का पहला स्टॉप था और वहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई। और उन्होंने, क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो उन्हें लगा कि गांव में तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक स्कूल खोलना चाहिए और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। यही तो आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यही उन्होंने किया। वो अपने साथियों के साथ उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे, फ्री में, सब मुफ्त में होगा। और जो जितने भी लोग हैं वहां पर रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की एक समस्या है, उसका इलाज करेंगे। करीब 6 महीने गुजर गए, लेकिन वहां कोई आता नहीं है। बच्चे आ नहीं रहे हैं, रोगी आ नहीं रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं कि भाई आप किसी से पैसा ले नहीं रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम तो फ्री में इलाज करना चाहते हैं, हम तो फ्री में शिक्षा देना चाहते हैं, तो ये हो क्या रहा है।
तो वो एक दिन ऐसे ही गांव में घूम रहे थे, तो गोपालपुरा नाम का एक गांव है पास में ही, किशोरी के पास में था। वहां पर एक बाबा मांगू पटेल, वो उनके पास साथ बैठे थे कि बाबा क्या करूं। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, बहुत दुखी दिख रहे हो। तो बोले बाबा क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ मेरे जो छोटे बच्चे हैं ये पढ़े लिखे, तो मैं स्कूल खोलूं, मैंने कहा लोग बीमारी ना हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद इलाज करना चाहता हूँ, कोई आता ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो पैसे भी नहीं लेता। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो भैया, ये जो पढ़ाई और दवाई है ये दोनों बाजार में मिल जाते हैं, हमें जो नहीं है हमारे पास वो पानी है। हमें तुम पानी दे दो, पानी का इंतजाम कर दो, पानी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर दवाई भी होगी, पढ़ाई भी होगी, जो कहोगे वो करेंगे। बोले अभी तो पूरा दिन तो इन बच्चियों का पानी डालने में लग जाता है, बोले स्कूल में जाएंगे कहाँ करने। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ 1975 के आसपास, वो आज से करीब 30 से 35 एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे मेरे को इंजीनियर तो हूं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ पानी का काम कैसे होता है। तो मामू मांगू बाबा ने कहा कि देखो भैया, हम इंजीनियर, हम में से पहले कोई भी नहीं था, लेकिन हमारा समाज पानी का काम करता आया ना, तो क्या पानी का काम करने के लिए इंजीनियर होने की जरूरत है? तो फिर इतने सालों से, इतने सदियों से, इतने इतने अरबों खरबों सालों से जो जो हिंदू, जो जितने भी ये मानव जाति है जिंदा है, तो ये क्या सब इंजीनियर ही थे? तो बोले नहीं, पानी का काम हम लोगों ने ही किया, लेकिन बीच में दौर में हमने उस काम को करना छोड़ दिया है समाज के तौर पर। तो बोले आज इसलिए ये पानी की किल्लत है। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, और मैं जहाँ से आया हूँ वो उत्तर प्रदेश से आए थे, और उत्तर प्रदेश में भी उनका जो गांव है वो एक तरफ तो उसकी तरफ निकलती है गंगा की नहर, और दूसरी तरफ निकलती है यमुना नदी की नहर। तो जो व्यक्ति इतने पानी के अबंडेंस में से आया हो, जिसके दोनों तरफ इस देश की विशाल नदियों की लहरें निकलती हों, उसको पानी की क्या किल्लत का क्या अंदाजा। तो बाबा ने उन्हें बताया कि भैया हमें इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा तालाब खोदना है। बोले ठीक है, तालाब खोदेगा कैसे? तो उन्होंने कहा तालाब तो खोदना है, लेकिन खोदेगा कौन तालाब? अब वो तो फिर बाबा ने कहा, राजन सिंह जी ने उनसे पूछा बाबा जब आपको पता ही है कि यह तालाब खोदना है, आपको तो पता है, तो फिर आप क्यों नहीं खोदते? इलाज करो ना, आपको आपको इलाज पता है तो उसका करो। तो बाबा ने कहा कि बेटा, इस गांव में जितने भी जवान लड़के थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं है, वो सब नौकरी की तलाश में शहर जा चुके। बोले गांव में अब जो बचा है वो हम जैसे बूढ़े बचे हैं, और या 5 साल से पुराने, 6-7 साल से पुराने से छोटे बच्चे बचे हैं जो कि बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, और या महिलाएं बची हैं, और या बूढ़ी महिलाएं बची। बोले अब हम बचा है, जवान तो यहाँ कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे जवान लोगों की जरूरत है जो इस तालाब को खोदे। तो वो कहानी वहां से शुरू हुई, और अगले दिन राजेंद्र सिंह जी अपने साथियों के साथ आए, और उन्होंने फावड़ा लेकर और ये सब आए, उन्होंने पहला तालाब खोदने की कहानी शुरू करी, और उस एक तालाब में करीब 1 साल लगा। वो पहला तालाब था। बारिश होती है, पानी आता है, पानी रुकता है तालाब में, और वो रुका हुआ पानी जमीन के पेट में जाता है, और वो जमीन का पेट जब पानी से भरता है तो जो हमारे उसके नीचे के कुएं थे उनमें पानी ऊपर आता है। जब वो पानी ऊपर आता है तो जितने भी वहाँ आदमी थे, जितने बूढ़े थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी प्यास बुझती है। जब वो पानी ऊपर आता है तो जो उनकी खेती की जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, अगले 1 साल में उसमें सरसों चना गेहूं होने लगता है। जब वो सरसों चना गेहूं होता है तो उसका जो उससे उसी गांव वालों का पेट भरता है, और जो बाहर गए हुए जवान लोग थे वो वापस आना शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर वो दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, इतने बड़े शहरों में वो किसी और के अनाज की बोरियां ढो रहे थे, वो आज अपने ही खेत में काम करेंगे और अपने ही यहाँ अनाज उगाएंगे और अपने ही अनाज की बोरियां ढोएंगे। तो जब इस काम को एक पानी आया, और उस एक पानी ने 1 साल के अंदर जब उस गांव की तकदीर को बदलना शुरू किया, तब एहसास हुआ, शायद मुझे लगता है तब जाके राजेंद्र सिंह जी को भी एहसास हुआ कि पानी तो जादूगर है। ये सिर्फ आपकी और मेरी प्यास बुझाने के लिए कोई एक एक फ्लूइड नहीं है।
पानी तो जादूगर है। पानी अगर साफ स्वच्छ पानी हर किसी के पास है तो उसके जीवन में कितनी समरसता है, कितनी शांति है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो तभी होती है जब आपके पास पानी होता है। और ये पानी आता है बारिश से। और आपको पता ही है, बारिश, मेरे लिए बारिश सबसे बड़ी जादूगर है। क्योंकि जो जमीन एकदम सूखी, निर्जीव पड़ी होती है, निर्जान पड़ी होती है, और उसे कहते हैं कि एकदम बंजर पड़ी है, बारिश के होते ही कैसे खिलखिला उठती है, रंग हरा हो जाता है, पहाड़ों के रंग हरे हो जाते हैं, आदमियों के, महिलाओं के चेहरे मुस्कुरा जाते हैं, बच्चों की नाव निकल जाती हैं। वो है बारिश, वो है पानी, और वो है उसका जादू। जब वो बारिश हुई और पानी आया और जो लोग लौटे और जो खुशी लौटी, मेरे ख्याल से तब एहसास हुआ राजन सिंह जी को भी कि पानी वाकई में कितना जरूरी है। और उसकी कीमत वही समाज जानता है जो उसकी किल्लत से जूझ रहा है। और ये दौर वहां से कहानी शुरू हुई। और ये कहानी, वो वो स्टार्टिंग पॉइंट था जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। और उसके बाद इतिहास तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से राजेंद्र सिंह जी फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया बने, जिन्होंने पिछले 40 साल में करीब 10,000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं। और उनका प्रभाव ये हुआ कि इस इलाके में छोटी छोटी जो रिवर बेसिन्स थे, वो अब दोबारा से रेजुवनेट होना शुरू हो गए। तो वो जो रेजुवनेशन, मतलब अब आप देखिए, एक कहानी कहाँ शुरू होती है? एक कहानी शुरू होती है आपकी और मेरी प्यास बुझाने से। उसके लिए आपको क्या चाहिए? पानी। उस पानी के लिए क्या चाहिए? आपको तालाब। लेकिन जब उसी तालाब को आप सहेजें और इस तरीके से बनाएं कि एक छोटे से वाटरशेड बेसिन में आप उस तालाब को कई जगह बनाते रहें, और इतने कंसंट्रेटेड वे में बनाएं कि जितना भी ऊपर से भगवान इंद्र पानी बरसा रहे हैं, वो जितना भी बरसा रहे हैं, वो नीचे धरती के पेट में अगर जा रहा है, तो धरती का जो पेट जब पानी से भर जाता है, व्हाट वी कॉल दैट, जो पानी आ रहा है वो उनके एक्वीफर में जाता है। ग्राउंड वाटर टेबल जब हाई होती है, तो एक्चुअली ग्राउंड वाटर में एक्वीफर्स हैं हमारे, जब वो फिल होते हैं, वो रिप्लेनिश होते हैं, वो ओवर, और जब वो सरप्लस होता है, रिवर रिजुवनेशन का काम से। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुंचती है। एक छोटे से तालाब से कहानी शुरू होकर आज आप अपनी एक छोटी छोटी नदियां जो मर रही हैं, आप उनको जिंदा कर सकते हैं, और वो जिंदा हुई हैं। और पिछले 40 साल में तरुण भारत संघ ने ऐसी 12 नदियों पर, छोटी छोटी 12 नदियों को हमने जिंदा किया है। हमारा जो काम का जो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पूरे राजस्थान में ही हमारा काम है। लेकिन जो ईस्टर्न राजस्थान जो है, जिसमें अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, दौसा हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में हमारा काम ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में है। तो इसलिए जो 12 नदियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ईस्टर्न राजस्थान में छोटी छोटी नदियां हैं। किसी की लंबाई 27 किलोमीटर है, किसी की लंबाई 40 किलोमीटर है। तो क्योंकि हम एक रिवर बेसिन अप्रोच पे काम करते हैं, हम मानते हैं कि जो हमारी छोटी नदियां हैं जो मर चुकी हैं, उनको जिंदा किया जा सकता है। और वो जिंदा होने के लिए आपको बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब राजेंद्र सिंह जी ने उसका प्रभाव देखा पानी का, और जैसा मैंने कहा कि वो बाकी फिर एक हिस्ट्री की तरह है, और किस तरीके से राजेंद्र सिंह जी एक साधारण व्यक्ति से जल पुरुष बने। मेरे ख्याल से उसी दौरान हमारा भी जन्म हुआ, और करीब 1984 में मेरा जन्म हुआ। और 1999, मुझे बचपन का तो ज़्यादा याद नहीं है कि कैसा था क्या था, लेकिन इतना ही है कि हम भी गांव में ही पले बड़े, वहीं उन्हीं के साथ रहते थे। और वहीं एक स्कूल था हमारा, प्राथमिक विद्यालय, हम उसमें पढ़ने जाते थे। 1990 में एक ऐसा दौर था, जब हुआ क्या कि सरिस्का नेशनल पार्क, आपने सबने सुना होगा, अलवर के पास एक सरिस्का नेशनल पार्क है, उसमें इलीगल माइनिंग होने लगी थी। ये जो पूरा इलाका है, ये मार्बल की माइनिंग के लिए मशहूर है। यहाँ का मार्बल जो है पूरी दुनिया में जाता है। तो हुआ क्या कि जितने भी मार्बल माफियाज थे, वो जो उनका लीगलाइज्ड, जो गवर्नमेंट द्वारा जो उनको जगह दी गई थी, वो तो थी, लेकिन उसके अलावा वो धीरे धीरे जो वो सरिस्का के अंदर भी एंटर करने लगे थे, क्योंकि वो सरिस्का के पेरिफेरी में ही था। तो जब हमें ये पता लगा कि ये
अच्छा, ये हमें भी कैसे पता लगा? ये हुआ ये कि जब हम सरिस्का के अंदर पानी का काम कर रहे थे, तो पानी का काम तो हो रहा था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि पानी जा कहाँ रहा है। जब हमें रियलाइज़ तो जब गाँव के लोग थे, उन्होंने आके कहा कि इसका चक्कर ये है कि क्योंकि जब मार्बल माइनिंग होती है, तो उसके जो पिट्स होते हैं, वो बहुत गहरे जाते हैं ज़मीन में। यार, बहुत नीचे अंदर तक जाते हैं। तो जो भी रेन वाटर कंजर्वेशन का काम हम कर रहे थे, हम तो धरती के ऊपर तालाब बना रहे थे। तो जो भी पानी उस इलाके में नीचे अंडरग्राउंड जा रहा था, तो क्योंकि वो जो मार्बल पिट्स थे वो और भी ज्यादा गहरे थे, वो बहुत ज्यादा गहरे थे। तो वो सारा पानी जो हम कलेक्ट करते थे, वो सब उनमें रिचार्ज होकर उन पिट्स में भर जाता था। तो यानी वो, और वो पिट्स में भर जाता था, तो फिर अगेन वो खुला पानी आ जाता था। और वो फिर किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि मार्बल माइनिंग में चला गया तो पल्यूट हो जाता था, खुले में आ जाता था तो वो एवोपरेट हो जाता था। तो वो पानी किसी के काम नहीं आ रहा था, और हम जो वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे थे उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जब हमने उसको देखा ध्यान से, तो हमें पता लगा कि ये जितनी भी माइनिंग है, इनमें से कुछ माइनिंग इलीगली सरिस्का के जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है उसमें एंटर कर रही है, विच शुड नॉट हैपन लाइक दैट। वो नहीं होना चाहिए था। तो हमने उसके खिलाफ एक संघर्ष किया। मतलब हमने, मतलब राजनीत सिंह जी ने उसके खिलाफ संघर्ष करने का ठाना। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और इस पूरे संघर्ष में हम राजस्थान गवर्नमेंट, उस समय जो थे, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उनसे हमने कहा कि ये गलत है और इसको बंद किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। और हम अगेंस्ट में थे, और हमारे जो अगेंस्ट में थे वो राजस्थान गवर्नमेंट थे। हम उनसे कह रहे थे कि ये इस तरह के पट्टे नहीं देने जाने चाहिए। तो आप जब समझ सकते हैं, आप, मुझे पता नहीं, अगर आप इसकी कल्पना अगर करें कि एक साधारण सा व्यक्ति सरकारों के खिलाफ, और मार्बल माफिया जो कि खुद इतना बड़ा एक माफिया हो, जो इतने माइनर्स हो, उनकी एक लॉबी होती है, बहुत बड़ी लॉबी होती है, उसके खिलाफ अगर आप खड़ा हों, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जाने की हिम्मत करें, तो आपका जीवन इतना शांति में नहीं रहता है। मैं व्यक्तिगत जीवन की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने सारे जितने उनके तरीके होते हैं, वो सारे तरीके जो आप सोच सकते हैं, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो अपनाते हैं आपको दबाने के लिए। वो हमेशा वो कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से ये केसेस वापस लें। वो कोशिश करेंगे कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, और आप ये जो मुद्दा है इसको ना उठाएं। वो उस कोशिश में, आपकी उस कोशिश को नाकाम करने के लिए वो आप पर झूठे आरोप भी लगाते हैं। वो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन तक करते हैं, पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन। वो उस आपको नाकाम करने के लिए आप पर जानलेवा हमले भी कराते हैं, जो कि राजेंद्र सिंह जी के ऊपर भी हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक कमेटी जब उन्होंने बनाई, और उसको जब उन्होंने उस सरिस्का में भेजा चेक करने के लिए, तो उस समय दो वकील और एक जज की कमेटी वो आई थी, और साथ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो उन सब की कमेटी बन के आई। और तो जब वो उस इलाके में जब वो ट्रैवल कर रही थी, तो आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, उसकी कार को उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। तो, और ये मैं बात बता रहा हूँ 1995 की, आज से 20-25 साल पहले की। आप सोचिए कि ये चीजें जब हम बात करते हैं कि हम इस तरह के मुद्दों पर कैसे आते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। आपको अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। तो ये जब चीजें, और इस तरह का स्ट्रगल अब मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी हुआ, इसका प्रभाव, हम इस स्ट्रगल का हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रभाव पड़ा, कि ये कि फिर हमारा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। मैं उस समय शायद 7th या 8th में था, तो मेरी उम्र 11-12 साल रही, और हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि माता जी को डर लगता था कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो कहीं कोई कुछ हमला ना कर दे। और क्योंकि, और फिर ये भी था क्योंकि उनके लोग जो थे वो हमारे घर के आसपास मंडराते थे। इसलिए ये जो आप जीवन में क्या करते हैं, क्या नहीं तय करते हैं, ये सब आपके पीछे क्या हुआ उसका भी प्रभाव पड़ता है। और वो संघर्ष कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, वो संघर्ष था किसी एक सामाजिक हित के लिए। हम किसके लिए लड़ रहे थे? हम लड़ रहे थे अपने अपने जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि हमें बचाना था अपना सरिस्का का जंगल। हम लड़ रहे थे उसमें रहने वाले बाघ के लिए,
क्योंकि अगर वो जंगल खत्म होता तो कौन खत्म होता? वो बाघ खत्म होता, क्योंकि वो टाइगर नेशनल पार्क था। इसलिए वो सिर्फ माइनर्स के खिलाफ नहीं था, एक्चुअली जो पोचर्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो टाइगर्स की स्किन और उनका पोचिंग करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी था। क्योंकि कहीं ना कहीं सरिस्का में माइनिंग होने का फायदा उन्हीं को मिलने वाला था, जो हंटर्स थे, जो पोचर्स हैं, जो इंटरनेशनल इस तरह की इलीगल ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब माइनिंग होगी तो ये बाघ भी मरेंगे, जब जंगल खत्म होगा तो बाघ मरेंगे, और बाघ मरेंगे और होता क्या, जब माइनिंग होती है तो यानी बाहर के ट्रक हुए, बाहर की लोग हुए, उनकी एक्सेसिबिलिटी एक रिजर्व एरिया में बढ़ जाती है, और अगर वो बढ़ जाती है तो उन्हीं की आड़ में इस तरीके के लोग भी उस जंगल में आ जाते हैं, और वो कोचिंग करना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि आप उसी जंगल में चौबीसों घंटा है, जहाँ पानी है वहाँ टाइगर है, आप वहाँ बैठे रहिए, आप उसको मार दीजिए, और जब ट्रक आपके जा रहे हैं माल भर के, उसी ट्रक में आप उस टाइगर को पत्थर के नीचे दबा दीजिए, पता भी नहीं चलेगा। तो जब ये था तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे ये पड़ा कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, और हमें खेलने तक नहीं दिया जाता था। हमारे स्कूल बंद कर दिए गए थे, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक हम स्कूल नहीं जा रहे थे, हम घर पे ही पढ़ रहे थे। तो उन सब जब हम वो एक दौर था, तब हमें समझ में भी नहीं था कि ये हो क्या। मेरे ख्याल से एक दौर के निकलने के बाद आज मैं उस मुद्दे पर बात कर सकता हूँ, आज मैं उस मुद्दे को समझता हूँ। लेकिन उस समय एक 10 साल उम्र का लड़का, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, माइनिंग क्या होती है, इस माइनिंग से क्यों हम उसके खिलाफ खड़े हैं, क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन जब पिताजी से जब हम बात करते थे इस बारे में, तब वो हमें समझाते थे कि इसकी क्या जरूरत, क्यों अपने जीवन को दांव पे लगाकर एक समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ समाज का हित नहीं है, ये धरती का अगर बचेगी तो ही हम बचेंगे और हमारी आगे की पीढ़ी। और ये भी था कि अगर हमने इस रास्ते को अपनाया है तो ये केक वॉक नहीं है, इसमें इस तरह के मुद्दे आएंगे जहां पर आपकी जान की बाजी भी जाएगी। और वही टाइम था जब 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारा केस को स्वीकार किया, और हम जीते उसमें, और इलीगल माइंस को सिर्फ सरिस्का में नहीं पूरे देश में बंद किया गया। और आज भी तरुण भारत संघ वर्ष अगेंस्ट माइनिंग, इलीगल माइनिंग इन सरिस्का, उस केस को आज भी बेंचमार्क की तरह माना जाता है। कोई भी जो केस इस देश में आज की तारीख में भी चलता है इस तरह के मुद्दों पर, तो बेंचमार्क जो, क्योंकि ऐसे कई केसेस को फिर बेंचमार्क देखा जाता है। और शायद वही एक डेडिकेशन और वही पैशन होता है, जब किसी व्यक्ति को, मैं ये कहूंगा कि आपको एक लीडर की तरह खड़ा होने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उसमें आपने कैसा दिखाया वही आपको लीडर बनाता है। अगर उस समय तो हो सकता है कि अगर अगर उस समय राजन सिंह जी पीछे हट जाते, वो सोचते कि मेरा क्या जा रहा है इसमें, भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे नहीं है इसमें जरूरत। लेकिन नहीं, उन्होंने उसको चुना, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये गलत है तो गलत है। आखिर में जीत हुई समाज की, आखिर में जीत हुई इस धरती की, आखिर में जीत हुई विश्वास की, आखिर में जीत हुई सत्य की, और आखिर में मैं कहूंगा जीत हुई उस जीवटता की, उस संघर्ष की, और उस विश्वास की कि जहां कहीं गलत हो तो खड़ा होना ही चाहिए। मैंने तब सोच लिया था कि मैं शायद इसी तरह का कुछ करूंगा। और क्योंकि फिर ये भी था, क्योंकि आपका पालन पोषण जिस परिवेश में होता है, तो हम पढ़ाई के समय जब अपने पिताजी के साथ गाँव में जाते थे, अपनी माताजी की तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको देखना, उनके साथ रहना, उन मुद्दों को समझना, तो मुझे लगता है वो एक मौका हमें पहले से ही मिल गया था कि हम उस तरीके के मुद्दे, जिनको आज के युवा शायद नहीं समझ पाते, उस तरह के मुद्दों में ही हम पले बढ़ रहे थे, हमें उसको पास से देखने का और समझने का मौका मिल गया था। फिर इसी दौरान जब पढ़ाई होती गई, मास्टर्स हो गई, फिर एमबीए हो गया, और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट हो गया। मुझे बड़ा सवाल आता है कि जब मैंने ये सोच ही लिया था कि मुझे इस तरीके की चीज़ों में जाना है और मुझे इन्हीं सामाजिक मुद्दों पर काम करना है, तो मैं उस कॉर्पोरेट में गया क्यों? एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं तो होता क्या है, आप कुछ चीज़ें नई एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता था कि वो क्या है, वो सेक्टर वो किस तरीके से काम करता है, क्या पता मेरा उसमें मन लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं उसमें गया। लेकिन 1 साल बाद मुझे साफ तौर पर पता लग गया था कि शायद वहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा।
वहाँ मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो पीछे, मेरे मस्तिष्क के पीछे मेरी जो जड़ें हैं और जो मेरी सोच है, वो कहीं न कहीं मुझे अपनी जड़ों तक ही खींच रही थी। और इसलिए फिर एक समय ये आया कि जब मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं ऐसे ही मुद्दों पर काम करूं, लेकिन उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि उनका ये था कि जब मैं चुनूंगा अपने जीवन को इस तरीके से तो वो सही समय होगा। और वो मुझे लगता है कि जब मैंने एक साल कॉर्पोरेट में रहा, तब मुझे लगा था कि शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, एंड आई देन डिसाइडेड कि लेट मी गो बैक टू माई रूट्स। क्योंकि वो समय तब मैंने खुद ने डिसाइड किया था, मुझे किसी ने कहा नहीं था करने के लिए। it was it was me who was saying to myself that I should go back and do that. तो इसलिए मैं ये कॉर्पोरेट और ये सब छोड़ के फिर अपने इसमें आया। मैं आया तो फिर मैं शुरू कर दिया। जब मैं आया तो मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी ने, राजन सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई पढ़ लिख तो गए हो और इतना सब कुछ तुम काम करके आए हो, लेकिन तुम्हें सबसे पहले यहाँ आने के लिए एक सबसे बड़ी चीज ये करनी पड़ेगी कि जितना भी तुमने लर्न किया है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में थोड़ा सा भी अगर घमंड है, इफ यू आर प्राउड ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड वेल और यू हैव डन गुड जॉब और व्हाटएवर, और तुम्हें ये सब कुछ आता है, तो प्लीज उस घमंड को, उस सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल, क्योंकि तभी तुम यहाँ आकर रह पाओगे, तभी तुम यहाँ आकर सीख पाओगे। जैसे उन्होंने अपने घमंड को उतार कर फेंका था और एक मांगू पटेल की बात सुनकर उनका पूरा जीवन बदला, उसी तरीके से मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कहा था कि मैं तरुण भारत संघ के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ और तरुण भारत संघ से सीख रहा हूँ। तो आज भी मैं रोज नया सीखता हूँ और कुछ नया रोज करने की कोशिश करता हूँ। और इसी कोशिश में मैं पिछले, हमने, जब से मैं हम जुड़े हैं, मैं करौली में 2 नदी हैं, एक शेरनी और टेवर, 2 छोटी नदी हैं, उनको पुनर्जीवित करने में हम लगे हुए हैं। और पिछले 5 साल में हमने वहाँ पर 200 तालाब मैंने बनाए हैं शेरनी और टेवर में। और राजस्थान के अलवर जिले में स्प्रिंकलर इरिगेशन पे लेकर आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वाटर यूज एफिशिएंसी की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो भी वाटर आप बचा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन जो आप तालाबों में कर रहे हैं, अगर उस पानी को आपने ढंग से उपयोग नहीं किया, तो किस, और नई तकनीकें हमें वो अलाउ करती हैं, तो हम किस तरीके से अपनी इरिगेशन टेक्निक्स को चेंज करें। ओपन इरिगेशन से हम ड्रिप या स्प्रिंकलर पे आए, जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकें। तो पिछले कुछ सालों में मैं करीब 1000 किसानों के साथ हम वो काम कर रहे हैं। और इसी सांगली जिले में अग्रणी रिवर में एक इसकी सब्सिडरी है, रिवर महाकाली। हम उस रिवर महाकाली को रिजर्वनेशन करने के एक प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। वहाँ पर हमने पिछले 2 साल में करीब 50 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सीसीटी बनाई हैं। और पिछले ही साल हमारे उस इनिशिएटिव को नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला है, जिसमें किस तरीके से सरकार और समाज एक साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तरुण भारत संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अपनी मृत नदियों को दोबारा जिंदा करने के लिए प्रयास में जुटे हुए।